तो अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं और आप अभी से अपनी लाइफ के लिए ऊपर इतने हार्श मत होइए कि कंक्लूजन बना के बैठ गए कि एक सिलेक्शन नहीं हुआ तो यही खत्म है। कि बिकता मार्केट में स्किल है बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप उस स्किल को बना सकते हैं अपने, सही बात। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और मुझे कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता था। मैं आखिरी बेंच पे बैठता था आराम से, बस ये फीलिंग कि भाई कॉलेज में आ गए और आपको पता है कि इसके बाद का खर्चा पापा से मांगना बहुत टफ हो जाएगा। सही, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत पिवट करे, मैंने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप फेल हुआ, फिर मैंने टीचिंग करा, फिर टीचिंग में मन नहीं करा, फिर मैंने उसको छोड़ करके अपने ये सारे एग्जाम्स दिए, फिर उसमें एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद मैं कह रहा हूँ मेरे को ये नहीं करना, मेरे को टीचिंग करनी है। आज मेरे को ऐसा लग रहा था कि जिस दिन मेरी IT में रैंक आई थी मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, ठीक है। फिर जब मैं कॉलेज में मेरी जॉब लगी तो मुझे लगा मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। फिर जब मेरा फर्स्ट ये गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर हुए तब मुझे लगा शायद मैं आज सक्सेसफुल हो गया हूँ। सही। और आज मुझे लग रहा है कि यार मुझे सक्सेस तो मिली। मंजिल कैसी भी हो एक रहबर ही मंजिल तक ले जाता है, एक हुनरमंद माली ही बीहड़ में बाग बसाता है। अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत होती हर एक में, पर खेल तो सारा उसका है जो उस सपने दिखाता है। हाँ दोस्तों, आपने 11th-12th में एक सपना देखा था IIT जाने का। कुछ लोग पहुंच भी गए होंगे और कुछ लोगों ने मेहनत बहुत करी होगी, पर फिर भी उस मेहनत के हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिला होगा। थोड़े से डिप्रेस होंगे, थोड़े से टेंशन में होंगे, काउंसलिंग चल रही होगी और अब ये सोच रहे होंगे कॉलेज में कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज के बाद लाइफ सेट होगी कि नहीं होगी। ये सारी क्वेरीज जो आप लोगों के दिमाग में आ रही है या कुछ टाइम बाद आने वाली है, उन सब का सॉल्यूशन आपको इस पॉडकास्ट के अंदर मिलने वाला है। और यहां पर आप लोगों के फेवरेट, मेरे फेवरेट, सबके फेवरेट राजवंश सर हमारे साथ हैं, जो अपनी पूरी लाइफ की जर्नी आपको बताएंगे और उस जर्नी से कहीं ना कहीं आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो राजवंश सर, स्वागत है आपके इस सेशन में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एज वेल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सर इस चीज़ के लिए मेरे को आउटरीच करा कि बच्चों को इस चीज़ पे गाइड किया जाए। और मुझे भी लगता है कि हाँ, कि ये चीज़ एक ऐसी है कि यहाँ तक तो हम लोग साथ रहते हैं, जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं, फिर हमारा भी कनेक्ट खत्म हो जाता है और हम लोगों ने उसके बाद जो चीज़ें सीखी हैं वो शायद बच्चा अकेले सीखता है फिर। बिल्कुल। यस। तो अब आई होप कि इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ एक्सपीरियंस जो मेरे कॉलेजेस के हैं, बिल्कुल, और जो आगे के एग्ज़ाम्स के हैं, वो शायद बच्चों तक पहुँचे और बच्चे उस चीज़ को सीख पाएँ कि किस तरीके से यहाँ से भी जो मेहनत हमने सीखी है उसको कैसे कंटिन्यूड रखना है और फाइनल गोल अपना जो है एक अच्छी जॉब लेना, अच्छा सेटलमेंट करना, अपने करियर में सक्सेसफुल होना, वो कैसे पाना है, उसका भी अभी जर्नी कंटिन्यू है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जैसे 11th-12th में बच्चों को एक सही मार्गदर्शन देकर उसको कॉलेज तक लेके आ गए आप, पर अभी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इन बच्चों को हाथ पकड़ के असली जो मंजिल तक वहां तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी आपके पास है। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं यही सोचा था कि सर हमें सक्सेसफुल बनना है। बिल्कुल सर। ठीक है। अब हो सकता है कि वो IIT के थ्रू हो, NIT के थ्रू हो जी, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज के ही थ्रू क्यों ना हो, रास्ता भी खत्म नहीं हुआ है। एक पड़ाव क्रॉस होता है जब आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करते हैं, उसके बाद भी कई सारी चीज़ें करनी होती हैं। कई बार अच्छे कॉलेज में जाके एटीट्यूड सही नहीं होता है और फिर डेविएट हो जाते हैं बच्चे, तो वो रास्ता भी कंटिन्यूड है। और आई होप कि हम मिल के बच्चों को गाइड कर पाएँ कि किस तरीके से एट दी एंड जब आपके पास एक जॉब हो, एक अच्छी जॉब हो जहाँ पर आपको काम करने का मन हो और जो आपके अंदर स्किल है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं और एक अच्छी शांत सी लाइफ जी पाएं, वो आपका कंप्लीशन होगा एजुकेशन करियर का। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले, क्योंकि सर 11th-12th में बच्चे बहुत मेहनत करते हैं सर, आप लोग भी बहुत ही बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो, बस ये 11th-12th है, 2 साल पढ़ लो, जिंदगी लाइफ सेट हो जाएगी। सर करना ही पड़ता है उस समय। तो सर उसमें बच्चे ये सोचते हैं कि IIT और इतना बड़ा ड्रीम बनाया जाता है IIT का, तो कुछ बच्चे पहुंच भी गए होंगे, पर कुछ बच्चे जो नहीं पहुंच पाए ना, वो कहीं ना कहीं से डिप्रेस होंगे, तो टेंशन में होंगे कि हमें जो IIT में पहुंच गया वो सक्सेसफुल हो गया और मैं अभी नहीं पहुंचा, तो मैं कहीं ना कहीं जिंदगी में पीछे रह गया हूं। क्या उनके पास कोई मौका है क्या सर? सर लाइफ हमारी अगर देखी जाए, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ना हो तो हमारी लाइफ 60 साल की है, 60-70 साल अप्रॉक्स, कुछ की 80 है। अगर हम लोग यहाँ पर 18 साल पे ये अपने मन में बना लें कि यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अभी तो मतलब अगर 60 साल के स्पैन के हिसाब से देखें तो आप कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, 1/3 ही है। बिल्कुल। तो अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं और आप अभी से अपनी लाइफ के लिए ऊपर इतने हार्श मत होइए कि कंक्लूजन बना के बैठ गए कि एक सिलेक्शन नहीं हुआ तो यही खत्म है। सही। इसके बाद आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और जब हम लोग जॉब भी करते हैं ना, तो सर हमारा क्राइटेरिया चेंज होते हैं, पैरामीटर्स चेंज होते हैं और हर चीज़ में सक्सीड करना ही एक एटीट्यूड बनता है। बिल्कुल सर। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर सिलेक्शन हो गया है, अच्छी बात है, मैंने कहा कांग्रेट्स।
जिनको लगता है कि नहीं सर सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम परेशान हो रहे हैं, तो ठीक है, आप अपनी एनर्जी को हमेशा चैनलाइज करने की पावर रखते हैं। सही बात। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जो बच्चों का नहीं हुआ है ना, आप उसको एज अ एग्रेशन ले लीजिए या फिर आप उसको एज अ लर्निंग ले लीजिए, लेकिन आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है। अगर आप समय से पीछे हो जाएंगे तो आप बहुत चीज़ों पे बाद में गिल्ट मोड में भी आएंगे। तो जो भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि शायद कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, ठीक है, तो मैं मानता हूं कि आपके स्टेप्स आगे पीछे हो चुके हैं। कुछ बच्चों के आगे हो गए, कुछ बच्चों के पीछे हो गए, बट स्टेप्स खत्म नहीं हुए। ठीक है, तो ये प्रोसेस अभी चलता रहेगा। अभी भी आपके पास 4-5 साल है, तो हमें डिमोटिवेट अपने आप को नहीं करना है। पहली बात जो मुझे लगता है, मैंने अपनी जर्नी में नहीं किया है अपने आप को, आपको निरंतर प्रयास करना है। जो भी आपका कॉलेज है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप अपनी मेहनत जरूर कंटिन्यू रखें। आप आईआईटी में जाके नहीं पढ़ेंगे तब भी गूगल ऐसे नहीं आएगा कि गूगल और फेसबुक आएगा नहीं, अरे यार आईआईटी टैग है तो ले गए, नहीं होता ऐसा। बिल्कुल। तो दोस्तों फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक लाइफ जैसा सर ने बताया खत्म नहीं हुई है। एक आपको हमेशा जिंदगी बार बार मौके देती है, पर इतने भी मौके नहीं देती जितना आप सोच रहे हो। फिर भी मौके आपको जिंदगी एक से ज्यादा मौका तो देती है। एक मौका आपको 11th-12th में मिला था, एक मौका आपको बीटेक के बाद भी मिलेगा वापस से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आईआईटी में एंट्री लेने का। तो अभी तक ये मत समझना कि जिनको लगता है कि कॉलेज नहीं मिला है कि सर हमारी जिंदगी खत्म हो गई, नहीं, अभी भी आपके पास जिंदगी वापस से मौका देगी। बट हाँ, थोड़ा सा सीरियस होने की जरूर रिक्वायरमेंट होती है। सर एक और बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट आता है, और वो ये डाउट है कि आपके हिसाब से बच्चों को कैसे चूज करना चाहिए कि कौन सी ब्रांच वो सेलेक्ट करें, कौन सी ब्रांच को छोड़ दें। सर आज मैं इस चीज़ पे यही बोलूँगा कि हमारे टाइम पे इतना हम लोग रिसर्च भी नहीं करते थे जी, टू बी वेरी ट्रू। जब मैंने अपने आईआईटी के टाइम में काउंसलिंग भरी थी तो मैंने बस इंटरेस्ट के हिसाब से भर दिया था। अरे मेरे को फिजिक्स अच्छी लगती है, मेरे को मैकेनिकल का शौक है, कुछ अंजर पंजर जोड़ने का जो वो है, तो इलेक्ट्रिकल है, हम लोगों ने ऐसे ही भर दिया था, ऐसी हमारी लाइफ आगे सेट हो गई। लेकिन यस, मुझे लगता है कि शायद अगर उस स्टेप पे हम लोगों ने थोड़ी सी और होमवर्क किया होता, लोगों से पूछा होता, तो शायद आज की लाइफ कुछ और होती। बेहतर भी हो सकती थी, बुरी भी हो सकती थी, लेकिन मैं पॉजिटिव साइड से कहूँ तो शायद और बेहतर हो सकती थी। सही। तो यस, एक ब्रांच का सिलेक्शन करना एक कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न भी क्योंकि मैं बच्चों को बताता हूँ कि मेरे फादर ने मेरे को ये चीज़ सिखाई थी कि लाइफ में आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे 3 चेंजेस आएंगे। आप 10वीं के बाद जब आप 11वीं एंटर करते हो तो आप अपनी मनपसंद ब्रांच पकड़ते हो। भले आप कॉमर्स पकड़ रहे हैं, आप आर्ट्स पकड़ रहे हैं, या आप साइंस मेडिकल कुछ भी पकड़ रहे हैं, आप फर्स्ट अपना कोर्स ऑफ जो इंटरेस्ट है उसको आप शो करते हो। जब आपकी 12th खत्म होती है तो आप उस ब्रांच में आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो जी। तो वहां पर एक चेंज आता है। तो आप कॉलेज के जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो इट चेंज थिंग्स, और फिर आपका आता है जब आप जॉब के पहले दिन उतरते हो। ठीक है, तो सर ये जो आपके ट्रांजिशंस हैं उसके हिसाब से ही आपको डिसीजंस लेने चाहिए। बिल्कुल सही। तो मेरा ये मानना है कि जब बच्चा ब्रांच के लिए परेशान हो रहा है तो सबसे पहले आप ये देखो यार, हमारे टाइम पे और आज के बच्चों के टाइम में डिफरेंस है सर जी। आज के टाइम में स्किल बिकती है। सही बात, टू बी वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए कि आपके पास रैंक ऐसी है कि आपको फॉर एग्जांपल एक बच्चे को कोडिंग करनी है, क्योंकि आजकल बच्चों को में कोडिंग का बहुत शौक, बहुत ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एक टाइम पे आईटी का बहुत ट्रेंड आया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात। फिर उसके बाद सीएस का ट्रेंड आ गया। ठीक है, तो उस समय लोग आईटी में भागे थे और इस समय लोग सीएस में भाग रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि बिकता मार्केट में स्किल है। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप उस स्किल को बना सकते हैं अपने अंदर, ठीक है, भले आपकी मैकेनिकल हो, भले आपकी सिविल हो, भले आपकी इलेक्ट्रिकल हो, आप मार्केट में एट द एंड स्किल बेचेंगे, बिल्कुल, जिसका आपको सैलरी मिलता है। ठीक है, अगर आप लगता है कि आप उस स्किल को सीख सकते हैं उस ब्रांच में, देन यू शुड ऑप्ट फॉर दैट ब्रांच। ठीक है, मेरा सिंपल सा मानना है कि आप डिग्री रख के क्या करेंगे, आपको जॉब करनी है। तो जो भी बच्चे डाउट होता है सर मेरे को यहाँ पर ये मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे ये मिल रहा है, एट द एंड आपको स्किल इंप्रूवमेंट के बारे में बात करनी है कि जो आपको ब्रांच सिखाने वाली है क्या आप रियलिटी में उसको यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब मान लो कि मेरे को इलेक्ट्रिकल मिली और मेरा मन नहीं है, बट आई जस्ट वांट द टैग ऑफ एन आईआईटी, तो मैंने किसी भी आईआईटी में इलेक्ट्रिकल ले ली एंड आफ्टर दैट आई एम डूइंग माय कोर्स करेक्शन। नहीं यार, मेरे को इलेक्ट्रिकल में नहीं जाना, रैंक खराब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोडिंग करनी है। बच्चे करते हैं, बिल्कुल, और बच्चे सक्सेसफुल भी होते हैं इस चीज में। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपने पहला स्टेप ही ऐसा क्यों नहीं सोचा कि यार मेरे को ठीक है आईआईटी में इलेक्ट्रिकल मिल रही है, एनआईटी में सीएस मिल रही है, अगर मेरा इंटरेस्ट स्किल सेट के हिसाब से सीएस में है फॉर एग्जांपल, तो मैं कॉलेज को प्रेफरेंस ना देके उस समय अपने इसको प्रेफरेंस देता हूं। तो ब्रांच वाला मेरे हिसाब से है कि स्किल के हिसाब से जाना चाहिए। यस, और जब आप कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हैं तो एक पैरामीटर और रखिए कि उसका एवरेज पैकेज क्या है कॉलेज का। हम लोगों ने जैसे, अब वही मैं बच्चों को यही सब इन द सेंस यही बताना चाह रहा था, आपने ईसी पकड़ ली और उसमें बहुत मेहनत करके आपने निकालने की कोशिश करी। व्हाट इफ एक दूसरा सिनेरियो होता कि आपने कोई नॉमिनल कॉलेज भी पकड़ा होता
और उसमें वो चीज पकड़ी होती जो आपको इंटरेस्ट की होती, तो शायद आप वही एनर्जी अगर उस चीज में लगा रहे होते जी, तो आई थिंक आप कंपैरेटिवली मोर सेटिस्फाइड होते उन दोज इयर्स में। सही है ना, आप फ्रस्ट्रेशन से नहीं बढ़ रहे होते। बिल्कुल। तो मैं बच्चों को वही कह रहा हूँ, ये डिसीजन आपका क्या है, क्या करना है अभी, ये बहुत मैटर करता है। और ये सब चीजें देखो दोस्तों, आप लोगों से सब शेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आने वाले टाइम में आप लाइफ जीने वाले हो ना, वो हम ऑलरेडी जी चुके हैं। यस। तो कहीं ना कहीं मतलब एक तो होता है कि खुद गलती करो, एक सीखो, और गलती तो करोगे ही आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, कम से कम गलती करो, और कैसे कम से कम गलती करोगे, जो हमने गलती करी है वो आपको उससे सीखना है, वो गलती रिपीट नहीं करनी। यस सर एक चीज और, जब आप कॉलेज के अंदर गए, बच्चे भी जाएंगे, फर्स्ट ईयर का दौर था, तो सर कैसा रहा वो फर्स्ट ईयर वाला दौर आपका, कैसा था कॉलेज के अंदर जब आप एंट्री ले गए, इंट्रो, रैगिंग, वो सब कुछ, क्या माहौल था? सर कॉलेज तो मतलब मैंने अपनी लाइफ अगर मैंने कहीं जीनी सीखी है तो वो कॉलेज है। ट्रू। चाहे मेरे को, और फिर मैं जब कॉलेज से बाहर निकला तो मेरे को लगता है कि जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते, ठीक है, उन्होंने लाइफ का एक ऐसा पार्ट मिस कर दिया होता है। ऐसा पार्ट मिस किया है। मेरे पापा मेरे को जबरदस्ती मेरे को हॉस्टल में भेजते थे। मेरे को स्टार्टिंग में लगता है मैं हॉस्टल में क्यों रहूंगा यार, मैं कोटा में रहा हूँ, हॉस्टल में मेरे को नहीं रहना। सही। पापा कहते बेटा तू लाइफ की वो चीज मिस करने वाला है ना जो शायद तेरे को कोई नहीं दे सकता। सही। तो जब मैं फर्स्ट टाइम धनबाद पहुंचा था, तो धनबाद इज अ कूल सिटी, तो पूरी मिट्टी काली हर जगह, मतलब एक्चुअली में वहाँ बारिश भी होती है तो इतना पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन होता है वहाँ पर कि सारी बिल्डिंगें भी मतलब काली काली हो जाती है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ पे बहुत तगड़ा है, कोल इंडिया लिमिटेड है, सारी CIL है ऑल, तो सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी। और दिल्ली से हम गए यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। मैंने कहा यार ये कैसी काली मिट्टी है, हाँ ये है वो है, तो मैं सिटी को जज करने लगा, विच वॉज वेरी रॉन्ग एट दैट टाइम। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में जब एंटर करते तो हमें जोश होता है। बिल्कुल सही। अरे भाई अभी तो क्रैक करा है एग्जाम, हम आग लगा देंगे दुनिया पे, बस कोई माचिस और लाइटर दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले दिन ही सीनियर्स को पता लग जाता है कौन हरियाणा से आया है, कौन पंजाब से आया है, अपने जूनियर्स उनको पता होते हैं। तो वो ग्रुप होता है बिल्कुल अच्छा खासा। और बोलना नहीं चाहिए, देखो एक लेवल ऑफ रैगिंग इज रॉन्ग, ठीक है, बिल्कुल सही, बट एक इंट्रो वाले पार्ट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार इंट्रो में डांट पड़ती थी। हमारा एक पूरा प्रॉपर आईएसएम में प्रॉपर एक वे ऑफ इंट्रोडक्शन था कि आप बिल्कुल नीचे अपनी शक्ल थर्ड बटन पे आए हो, हाँ वो करेंगे, आप जूते पहन के आएंगे, फॉर्मल्स में रहेंगे एंड ऑल। मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, तो मैंने अपने पापा को फोन करा, मैंने कहा पापा मैं नहीं रह रहा इस जगह पर, ये क्या है यार, ये तो टॉर्चर है। तो पापा कह रहे कि बेटा दिस इज द वे, ठीक है। सही। मैंने कहा इससे क्या सीखूंगा मैं, मेरी बेइज्जती हो रही है इसमें। पापा कह रहे ये बेइज्जती नहीं है बेटा, जब आपके सामने कोई सीनियर आता है ना, यू शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट। डेफिनेटली, ठीक है। अगर कोई आप आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, आप कैंटीन में बैठे हो, आपके कॉलेज का ही सीनियर आया, आपने कुर्सी नहीं छोड़ी, सही, तो ठीक है, आपने कहा कि ये मेरा फ्रीडम है, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ये तुम्हारी, तो तुम बैठ सकते हो, बट ये एक एटिकेट नहीं थी। और ये एटिकेट्स आपको कंपनी में आगे ले जाने हैं। बिल्कुल सही। जब आपके कंपनी में सीनियर आएंगे तो एटलीस्ट आप खड़े हो जाए। और जो आपने कहा कि कॉलेज ने आपको क्या क्या चीजें फर्स्ट ईयर में शो किया, तो वो सब्जेक्ट्स, तो आई हेटेड ऑल दी सब्जेक्ट्स। मतलब इट वाज मिक्स, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, एनवायरमेंटल भी पढ़ा रहे हैं। सही बात। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, और मुझे कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता था। मैं आखिरी बेंच पे बैठता था आराम से, बस ये फीलिंग कि भाई कॉलेज में आ गया। लेकिन यस, कॉलेज ने बहुत सारी चीज़ें डाउन दी लाइन, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये वाला चेंज हमारा अलग लेवल। लेकिन फर्स्ट ईयर इट वाज लाइक चिल, थोड़ा सा एंजॉय भी किया। फेस्ट पहली बार फेस्ट हो रहे थे तो उसमें एंजॉय किया। टेक्निकल फेस्ट होते थे, रोबोट पहली बार रोबोट किट खरीद के बनाई और फिर वो चलाया। तो यस, एक एक्सपोजर एक अलग था, एक फ्रीडम अलग थी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी उसके साथ साथ। बिल्कुल। और सर कॉलेज के अंदर कोई कल्चरल फेस्ट होता था, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते थे? मैं सर बहुत, मेरा मतलब जैसे ना रंग गिरगिट के जैसे बदला है कॉलेज में। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल, मतलब गिरगिट भी टाइम लेता है, मैं खट 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 ऐसे बदलता था मेरा। सर पता नहीं, मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत वाइब्रेंट हो गया था बीच में। मैं फर्स्ट ईयर में मैंने सारे फेस्ट अटेंड करे, मतलब सब आगे खड़े होकर देखा। सेकंड ईयर में मैं फेस्ट में नहीं जाता था, ठीक है। सेकंड ईयर में रूम में रहता था, पता नहीं क्या था, ठीक है, या तो वही गाइडेंस वाली बात थी। थर्ड ईयर में मैं कॉलेज की पॉलिटिक्स में घुस गया, ठीक है, खाली बैठे हुए हैं। सही। फिर उसमें फेस्ट फिर से एंजॉय करे, क्योंकि अब ऑर्गेनाइज करने वाली टीम में है, तो अलग से वो आ रहा है, स्पीकिंग आ रही है, लोगों को लीड करना आ रहा है, टीम बन रही है, तो वो सीखा। फोर्थ ईयर में फिर से डिप्रेशन, क्योंकि सबकी जॉब लग रही थी, मैं 5 ईयर में था, ठीक है। सबकी जॉब लग रही थी, मैं फिर शांत होकर रूम में बैठा। फिफ्थ ईयर में आई डिसाइडेड व्हाट आई हैव टू डू। तो मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट भी किया अपने कॉलेज में, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट इवेंचुअली
5th ईयर सर, मतलब आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था? मेरा इंटीग्रेटेड। ओके, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था आपका। तो बीटेक प्लस एमटेक मेरा प्रॉपर था। तो मेरा ये था कि मैं 5th ईयर में जाके मैंने डिसाइड करा कि नहीं, आई वांट टू गो फॉर रिसर्च। ओके, ठीक है। और मैं बहुत फ्लिकर करता हूँ चीज़ों में, मतलब उस समय करता था। मैंने रिसर्च का सोचा, देन आई गेट इनटू टीचिंग, और मैंने अपना स्टार्टअप ऑन किया। ठीक है। तो मैंने स्टार्टअप के साथ साथ टीचिंग करा। मैंने कहा कि यार स्टार्टअप को फंड करने के लिए पैसे चाहिए, तो टीम बनाई कॉलेज में, जो सारे हमारे दोस्त थे, सारे फालतू लोग। ठीक है। एक कंसेप्ट डिसाइड करा, हाँ भाई ये करना चाहिए, देश में ये कमी है, ये कमी चल रही है। और कमी हमने क्या सोची कि जितने भी नेता लोग हैं, ठीक है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो एक बार इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के टाइम पे जाते हैं, उसके बाद वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर लोग अपनी प्रॉब्लम दे रहे हैं और हम नेता तक पहुंचाएं, उनके लिए ईज वे करें, एक ब्रिज का काम करें। और वो जो अगर उन्होंने मान लो कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई है, सीवर की प्रॉब्लम आई है, तो वो अगर कुछ काम हुआ है तो लोगों तक पहुंचे, उनके लिए भी बेनिफिट है। बिल्कुल, कि उन्होंने सोसाइटी में कुछ काम कराया है तो लोगों तक पहुंचे। तो हम लोगों ने उस पर काम किया। अब वो इतना स्ट्रगलिंग पार्ट था कि मतलब पॉलिटिशियन से कनेक्ट करना वो फ्री नहीं है। सही। ठीक है, हम प्लेटफॉर्म बना चुके हैं। हो सकता है सर अब आपको फंड मिल जाए, अब पता नहीं। लेकिन हाँ, ये सोचा था डाउन द लाइन आगे कभी फ्यूचर में इस टाइप से देश की मदद करेंगे कि मतलब कनेक्टिविटी बढ़े, रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक आप। हम लोगों ने एक्चुअली में ये थॉट भी इसलिए लाया था क्योंकि 3rd ईयर में जब हम एक्टिव हुए थे ना, तब ISM to IT का कैंपेन चलता था। तो हमारे सीनियर्स ने हमें उस कैंपेन में लिया था कि तुम फालतू इंसान हो, आ जाओ। कभी दिल्ली भेज रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी शशि थरूर, स्मृति ईरानी सबसे मिले भी, मोदी सर से भी मिले। तो हमारा वो प्रोसेस में हम लोगों ने काफ़ी ग्रूमिंग कर ली अपनी। तो आप जब एग्जाम लिखते थे ना सर, क्या माइंडसेट के साथ जाते थे एग्जाम के लिए? सर मैं ना शायद ये जेनेटिक्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, कि मेरे शायद फादर का एटीट्यूड मेरे में है। और मेरे फादर बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस ही नहीं लेते हैं। ठीक है। मतलब मैंने उनको लाइफ में बहुत बड़े बड़े स्ट्रेस होते हुए देखे, जिसमें मैं, जब एक टाइम आता है जब वेयर यू नीड टू सपोर्ट द फैमिली, जब मैं उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा होता था ना, मेरी हालत टाइट हो जाती है। मैंने कहा पापा यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम है यार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पापा कहते हैं हो जाएगा। मैं ना थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूँ अभी भी। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पिवट करे। मैंने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप फेल हुआ, फिर मैंने टीचिंग करा, फिर टीचिंग में मन नहीं करा, फिर मैंने उसको छोड़ करके अपने ये सारे एग्जाम्स दिए। फिर उसमें एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद मैं कह रहा हूँ मेरे को ये नहीं करना, मेरे को टीचिंग करनी है। ठीक है। तो मेरे पापा, घर वाले परेशान हो गए थे। 3-4 साल के अंदर इतना फ्लक्चुएट कौन मार रहा है। मैंने जीआरई भी दिया था, जीआरई में मेरा आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि लाइफ में सर मतलब हर मोमेंट में मैंने अपने गिरगिट्स के जैसे रंग बदला है। मैंने जीआरई भी दिया था। अच्छा, ठीक है। मेरे 3 रिसर्च पेपर भी हैं। अब वही IEEE का। हाँ, तो मेरे पापा कहते थे कि यार इतना भी मत सीख लो कि लाइफ में कि तुम ये डिसाइड ना कर पाओ कि तुम्हें आता क्या है। सही। ठीक है। तो फिर मैं जब टीचिंग में आया तब मैंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने के लिए घर वालों को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया। सही। मैंने कहा कि नहीं, मतलब आई रियली वांट टू डू दिस। ठीक है। और दिस टाइम आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ टीचिंग। मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। और दिस इज द कल परसों अलग सर से भी बात हो रही थी, तो अलग सर भी कह रहे थे कि सर मुझे तो इसी में खुशी है कि आपकी शायद सबसे लंबी जर्नी प्रोफेशनल PW की है। तो मैंने कहा हाँ सर, इन्वायरमेंट ऐसा है कि मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर गया, नहीं तो अदरवाइज मैं 1 साल में छोड़। तो आपका देखो सर, सबका टाइम फ्रेम अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। अब सक्सेसफुल होना जो पैरामीटर है, अगर मैं बोलूँ, ये बहुत रिलेटिव है जी। ठीक है। एंड दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। आज मेरे को ऐसा लग रहा था कि जिस दिन मेरी IT में रैंक आई थी मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। ठीक है। फिर जब मैं कॉलेज में मेरी जॉब लगी तो मुझे लगा मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। फिर जब मेरा फर्स्ट ये गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर हुए तब मुझे लगा शायद मैं आज सक्सेसफुल हो गया हूँ। सही। और आज मुझे लग रहा है कि यार मुझे सक्सेस तो मिली ही नहीं। एग्जैक्टली। मुझे सिर्फ लर्निंग मिली। एग्जैक्टली। तो सक्सेसफुल होना इज नॉट दी मतलब एंड रिजल्ट। सक्सेसफुल सर कुछ होता भी नहीं है। आपको सेटिस्फाइड रहना है। सेटिस्फाइड आपकी कंटिन्यू मतलब आप हर चीज में जो स्टेप आप करते जा रहे हो उसमें आपको लगना चाहिए हाँ भाई जो मैंने एफर्ट लगाया उस एफर्ट के हिसाब से मुझे आउटकम्स मिला। अब मैं अगले स्टेप पे। सभी का टाइम फ्रेम अलग है। बिल्कुल सही। अब मेरा हो सकता है कि मेरे साथ के कई व्यक्ति होंगे जो शायद कॉलेज से निकलने के बाद मेरे से आगे थे। बिल्कुल। आज हो सकता है वो शायद मेरे से पीछे हो, और कल हो सकता है वो मेरे से बहुत आगे हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आज मैं उनसे आगे निकल गया हूं, लेकिन मेरे को ये पता है कि यस वो हर दिन चेंज होगा। तो सबके पैरामीटर्स एंड सबका टाइमलाइन सक्सेसफुल या सेटिस्फाइड होने का करियर वाइज अलग होता है। तो आपको अगर लग रहा है कि जो आप कह रहे हो ना दोस्तों का देख के सुन के मत करिएगा। सही। आपका ठीक है, अगर आपके कुछ कंस्ट्रेंट हैं, आप रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, तो डू वन थिंग, आप अपने टाइम को रिस्पेक्ट करिए, आप पढ़ते रहिए। आपका अगर लिखा हुआ है आपकी मेहनत के हिसाब से तो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बट यस आपको डायरेक्शन आपको ही देना है, कोई और आपको, हाँ डायरेक्शन आपको देना है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से एग्जाम्स में बैठने वाले हैं,
आपको उन एग्जाम्स का क्राइटेरिया क्या है, उनकी एज लिमिट क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का सिलेबस क्या है, साल में कितनी बार पेपर होता है, कब होता है। अब फरवरी में आपका गेट का पेपर हुआ, फरवरी में अब बच्चों को यही नहीं पता है, वो जनवरी में जागे कि यार मेरे को ना गेट देना है यार, अब पता लगा डेट ही निकल चुकी है, फॉर्म अक्टूबर में फिल हो गया, अब नेट देना है, नेट साल में 2 बार हो रहा है, जून अटेम्प्ट हो रहा है, दिसंबर अटेम्प्ट हो रहा है। अब उनको यही नहीं पता है कि जागना कब है। सही बात है। तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ ठीक है, आप मेहनत नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट जाग जाइए। सही बात है। तो आपको जगह रहना है, हम मदद पर पूरी, खाली हमारी नहीं, पूरे पीडब्ल्यू के अंदर, और पीडब्ल्यू में नहीं यार, कहीं पर भी कोई भी टीचर होता ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी हो, वो हमेशा आपकी मदद करने को तैयार होता है। हर टीचर, इट्स नॉट अबाउट दिस प्लेटफॉर्म और दैट प्लेटफॉर्म। जी, मैं क्लास में बच्चों को भी ये कहता हूँ यार, अगर कोई भी टीचर आपके सामने आके पढ़ा रहा है ना, इट्स अ नोबल कॉज, डेफिनेटली यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। और दूसरी बात, हर टीचर, कोई भी टीचर, कौन घर पे से सोच के उठता होगा भाई सो के उठे, चलो भाई बच्चों को गलत पढ़ाएंगे कोई ऐसे सोचता होगा कि भाई सैलरी मेरे को मिल रही है, आज काम चोरी करके आज काम चोरी, कोई नहीं सोचता ऐसा। सही, राइट। तो स्टूडेंट्स को आई थिंक उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और जो करते भी हैं कई बच्चे, कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं, तो वो रिस्पेक्ट करें, ज्ञान तभी आपको वापस मिलता है। बिल्कुल। और टीचर के पास अनंत चीजें हैं यार, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना निकलवा पाते हो। बहुत सही। तो थोड़ा सा आपको ट्रस्ट भी करना है, आगे बढ़ना है, पर पहले ड्रीम बनाओगे तभी तो मदद कर पाएंगे। तो पहले आपको अपने फोकस करना है, आपको टारगेट आपको खुद बनाना है, वहां तक पहुंचना है कैसे ना, वो हम आपको लेके जाएंगे। एंड आई होप सर कि जो बच्चे जो हमसे पढ़े हैं जी, आई होप कि वो आप लोगों का हाथ पकड़े अब, और आगे वाला एंड देखो सर, हमारा काम था कि 11th-12th में जो टेंडर एज होती है ना, जी सर, ठीक है, 11th-12th की टीचिंग थोड़ी सी टफ है जी। उसका बस रीजन ये है क्योंकि बच्चा थोड़ा सा ना चंचल होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोगों को उसको कभी कभार फुसलाना पड़ता है, कभी हंसाना पड़ता है, कभी रुलाना पड़ता है, कभी धमकाना पड़ता है। सही बात है। हम लोग इस तरीके से ला के किसी तरीके से बेचारे वो टेंडर एज वाले बच्चे को ना हम लोग 12th में पास कराते हैं और फिर कॉलेज में भेजते हैं। और टू बी वेरी ट्रू, ये चीज़ मेरे को हमेशा से मिसिंग रही है कि मैं अपना 11th-12th का एक्सपीरियंस तो बच्चों से शेयर कर पाता हूँ, लेकिन जब बच्चा कॉलेज में जाता है ना, तब मैं उनको रियलिटी बता पाऊँ कि कॉलेज में भाई मैंने भी ये करा था। और आज आपने खुल के बता ही दिया। आज मैं कुछ बता पाया, कुछ बता पाया। अभी राज का मतलब एपिसोड पार्ट 2 भी आने वाला है सर के, राज की चीजें बाहर निकलेंगी, जो ऐसी चीजें जो मैं मतलब सामने बता पाऊंगा, कैमरे पे तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो वो ऐसी वाली कॉलेज वाली है। वो लर्निंग प्रोसेस आप लोग आगे ले जाए और उन बच्चों को एंड तक, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ आईआईटी का पेपर क्रैक करना इज नॉट बीइंग कॉल्ड सक्सेस। डेफिनेटली आप उसको सक्सेस नहीं कह सकते। सक्सेस आपका हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस है। बिल्कुल, आप मेहनत करते रहें। तो आई होप कि जो भी बच्चे आपसे कनेक्ट करें, बिल्कुल आप उनको आगे ले जाएं सर अच्छी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और सर पूरी गिड वाले की टीम तो इस चीज़ के लिए सर रेडी है। बट आपको, जैसे हमने पहले ही बताया, डायरेक्शन आपको लेनी है, सोचना आपको, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। और एक चीज़ और सर, जो बच्चे आगे की तरफ मूव करेंगे, फर्दर करेंगे, ये जो इंजीनियरिंग वाले सेगमेंट के जो बच्चे होते हैं वो पहले से ही फोकस्ड होते हैं, कहाँ पर जाना है, क्या ड्रीम बनाना है, कैसी चीज़ें। तो आपने ये चीज सही बोला, 11th-12th के थोड़े चंचल होते हैं, कभी इधर भटक जाते हैं, उधर भटक जाते हैं। आपको यहाँ पे फोकस्ड होते हैं, यहाँ पर हार्ड कोर टीचिंग की जाती है सर। यहाँ पर टीचर आपको कंसेप्ट बताएगा, ट्रिक बताएगा, आप छोटे भी कंसेप्ट पूछोगे तो उसको वो रिप्लाई करेगा। और उनको पता है कि आपके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उसको रिस्पॉन्स करने से ही आप बड़े बड़े चीजों को समझ सकोगे। तो वो आपको पूरा गाइड करते हैं इन सब चीजों को लेके, और बहुत प्राउड भी फील करते हैं। और सर यहाँ पर आकर काफी गेट, ईएससी एक ऐसा सेगमेंट है, या यूपीएससी की अगर बात करूं, एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें जो बच्चा वेल डिसिप्लिन्ड होता है वही उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाता है। ऑब्वियसली चीज के लिए हम लोग 11th-12th में जब बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, हम लोग मजाक करते हैं, ठीक है, और हंसी मजाक भी होता है, डांटना भी होता है, धमकाना भी होता है, ये सारी चीज़ें पार्ट है, पार्सल है टीचिंग की, ठीक है। वो दीज आर दी स्पाइक्स बेसिकली, वो हमें एक्सेलरेटर और ब्रेक्स बेसिकली उस टाइप का टीचिंग में वो करना पड़ता है। आपका जब ये बच्चा आगे जाएगा तो उसको समझना पड़ेगा कि भाई अब 11th-12th की जैसी पढ़ाई नहीं होगी। सही, ठीक है। टीचर आपको गाइड, अब जैसे मेरे पापा कहते हैं कि मैं एक दिन परेशान हो गया था ऑनलाइन से, तो मैंने कहा यार मेरे को नहीं समझ आता मैं किन को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो पढ़ना भी चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते। मेरे पापा ने फिर एक बात बोली, तुम क्यों लोड ले रहे हो, तुम्हारा काम सिर्फ गाइडेंस देने का है। हमारे टीचर हमें सिर्फ मार्गदर्शन करते थे, चलना हमें होता था। सही बात है। हमें टीचर बताता है ये किताब में ये क्वेश्चन कराना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की। आजकल टीचर हो गया कि भाई 10 मैं करा देता हूँ, तू देख लियो भाई। सही बात है, वो चेंज हो गया पैटर्न। लेकिन यस, आपको जो बच्चे मिलेंगे, जो भी बच्चे आगे जाके पढ़ेंगे, बेटा आप ये मान लीजिएगा कि टीचर आपका एग्जाम नहीं लिखने वाला। सही,
करना एट द एंड आपको ही है। वो गाइडेंस देगा, उस गाइडेंस को जो ध्यान से समझ ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समझ ले, वो आगे निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों काफी कुछ आपको इस सेशन में, मेरे ख्याल से जो बच्चे सर कॉलेज में गए होंगे और आपकी 4 साल की स्टोरी में बच्चे खुद की अपनी 4 साल कैसे जीने वाले वो सबको वैसे ही मिलेगा ऐसे। हाँ, और सबकी लोग देखो सर IIT से, मैं NIT से हूँ, बट लाइफस्टाइल देखोगे ना ऑलमोस्ट आप पहले Tier 2 Tier 3 क्रॉस से भी होंगे, आपकी भी लाइफस्टाइल वैसे ही होने वाली है। मेरे भी ऐसे कई फ्रेंड्स हैं सर जो Tier 2 और Tier 3 में हैं, थे मतलब, वो आज मेरे साथ ही है ना। बिल्कुल। और कुछ तो ऐसे हैं Tier 3 कॉलेज के बाद उनकी लाइफ और ज्यादा तगड़ी हो गई है, तगड़ी भी हो गई, राइट। जो IIT में बंदे उनसे तो ऑल अबाउट द एटीट्यूड। आप पीछे नहीं हो, ना ही आप आगे हो, आप अपने हिसाब से परफेक्ट हो। बट हाँ, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करते रहना है, टाइम मैनेजमेंट करते रहना, कॉलेज की चीजों को एक्सप्लोर करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्किल सेट इंप्रूव करिए, हाँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल करिए, और जो स्किल है वो आपके पास एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्किल के बेसिस पे आपको चाहे प्राइवेट, चाहे गवर्नमेंट, चाहे रिसर्च, कुछ भी जो आप करोगे वो स्किल बेसिस पे चीजें होने वाली है। तो ड्रीम बनाओ, फोकस करिए। तो दोस्तों काफी कुछ आपको आज के इस सेशन से सीखने को मिला होगा, और जो सर ने, राजवंत सर ने आप लोगों को जिस तरीके से गाइडेंस बताया, कैसे करना चाहिए, कैसे ड्रीम बनाना चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे ब्रांच सेलेक्ट करना चाहिए, उन सब चीजों पे आप सोचोगे और जिंदगी में आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं। राजवंत सर, थैंक यू वेरी मच इस सेशन के लिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।